आपने स्टार्ट लिया हुआ था। बेटे आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 377 पे आइएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ये डिस्कस करेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें और अतीब जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम बेटे। वो जो मैंने पॉइंट आपसे ना वो टेस्ट एक दिन पहले पूछा था ना, वो सेम टेस्ट में वही पॉइंट आया, तो वो समझ नहीं आई। वो बिल रिसीव है, हमारी पेमेंट है, वो डिसऑनर चेक है, वो क्या है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस में आया है? जो टेस्ट में आया है ना, जो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था वो एंट्री। अच्छा, जो जिसका रिप्लाई मैंने आपको किया था। जी मैम, तो मैम वो ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो पहले कह रहा है बिल रिसीव, फिर बाद में वो कह रहा है पे, और उसी में वो ठहरो, मैं आपको वो मैसेज दोबारा से निकालती हूँ। ठहरो, उसमें मैं अभी देखती हूँ। 4th वन जो था, देखो उसमें कहता है कि बिल रिसीव्ड, जो बिल आपको रिसीव हुए हैं, मतलब यस मैम। कैश रिसीव हुआ है, जितने भी इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1300 आउट ऑफ दीज बिल। अब वो बिल्स कहाँ हैं? ठहरो, कंप्लीट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये कंप्लीट बस इतना ही है, बस यही है डेटर्स की लिस्ट। अच्छा जनाब, जितने हमें कैश कलेक्ट हुआ है उसमें वो कहता है कि डिसऑनर्ड बिल है 1300। डिसऑनर्ड बिल का मतलब क्या है कि जनाब उसके केस में हमें कलेक्शन रिसीव नहीं हो सकती, बैड डेट्स हैं। ये जो ऊपर उसने बैड डेट्स दिए हुए वो अदर देन दिस है, तो 1300 के आपने बैड डेट्स में डाल देने। और इसके अलावा वो कहते हैं आउट ऑफ दीज बिल्स, इसके अलावा एक बिल है 200 का विच वाज ड्यू फ्रॉम अ सर्टेन डेटर हु वाज एक्सपेक्टेड टू पे 25%। तो जनाब उसमें से रिसीवेबल की एक अमाउंट ऐसी भी है जो कि 200 है, और आप उसके इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 25% आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 75% जो है वो आपकी स्पेसिफिक प्रोविजन हो जाएगी। तो 200 पे 75%, 150 आपकी स्पेसिफिक प्रोविजन है, और जो बिल डिसऑनर्ड हो जाते हैं बेटे ये आपके बैड डेट्स हो जाते हैं। मैम इसमें वो और तो ये नहीं कह हाँ रहा बिल रिसीव, मतलब कि हाँ हाँ, ये तो हमारी वो नहीं है क्या पेमेंट। वही ना इनवॉइस जो नहीं पेमेंट सकेंगे हमें बिल रिसीव। रिसीव, बिल्कुल जो हमें बिल रिसीव हुआ, देखो जो बिल रिसीव हुआ है वही तो डिसऑनर हो रहा है। जी। हाँ, तो हमें वहां से उनकी तरफ से जो पैसे आए हुए होंगे तो वो चेक की फॉर्म में आए हुए होंगे, वो आपके डिसऑनर हो गए में। तो मैम इसको वो हमें क्या नाम है इसका, एक्सपेंस और हाँ, और उसमें से रिसीवेबल में से माइनस कर देना है। तो इसकी हम एंट्री क्या डालेंगे इसमें वो जो हमारा अकाउंट ओपन करने थे हम दोनों, इसके इसको हम बैड एंड रिसीवेबल की को क्रेडिट से, डेबिट हाँ करेंगे बैडेट्स को डेबिट कर दोगे, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे। 1300 से, यस। और जो प्रोविजन है उसे हम क्रेडिट करेंगे 150 से, और डेबिट कर देंगे हम उसे रिसीवेबल को। प्रोविजन आपकी प्रोविजन की इकट्ठी एंट्री डाल दीजिएगा ना। स्पेसिफिक प्रोविजन में आपने जर्नल प्रोविजन भी कैलकुलेट करके जो टोटल प्रोविजन आएगी, अगर वो इंक्रीज हो रही हुई तो प्रोविजन को क्रेडिट कर दीजिएगा, बैडेट्स को डेबिट कर दीजिएगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवर्सल एंट्री बेटे। मैम प्रोविजन वाली तरह दोबारा बताइएगा। देखो प्रोविजन आपने जब भी देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं लेना ना बेटे, आपने जर्नल प्रोविजन भी जी। उसमें डालना है। तो जर्नल प्रोविजन और प्लस ये 150 का स्पेसिफिक प्रोविजन। अब आपके पास जो प्रोविजन आएगी, जो ओपनिंग प्रोविजन उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 44,000 की दी हुई है, इसके साथ कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि बढ़ी है कि कम हो रही है। अगर प्रोविजन बढ़ी ही होगी तो बैडेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, और अगर प्रोविजन कम हो रही होगी तो प्रोविजन डेबिट और बैडेट्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। मैम इसको से लिंक कैसे करेंगे, ये जरा बता दीजिएगा इसकी। वो तो हम जनरल अलाउंस नहीं क्रिएट करेंगे 5% उसका। वो तो जर्नल है ना, वो जर्नल जो प्रोविजन होती है वो अदर देन दिस अमाउंट होगी। नहीं नहीं, ये जो आप कह रही है ना 44,000 का, कि इससे हम देखेंगे वो बढ़ रही है ये ये कम हो रही है, मैं 44,000 ये आपके इससे पास आपसे पूछ प्रोविजन रहा का हूँ। बिगनिंग बैलेंस है बेटे, जी जो बिल्कुल। ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन की अमाउंट गिवन होती है वो प्रोविजन का बिगनिंग बैलेंस होता है जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जी बिल्कुल।
ठीक है, आपने डेटर्स में जो एडजस्टमेंट्स करने के लिए उसने कहा हुआ है, डेटर्स में एडजस्टमेंट करोगे, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, उसमें से 200 अलग कर दीजिएगा क्योंकि उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट हो रही है। जो बाकी आपके पास रिसीवेबल की अमाउंट बचेगी उस पर आपने 5% जर्नल जो है वो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। फिर जो आपके पास जर्नल प्रोविजन आएगी वो उसमें 150 की स्पेसिफिक प्रोविजन आप ऐड कर दोगे और फिर उसका कंपैरिजन करोगे 44,000 के साथ। तो जब आपको आइडिया होगा कि बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया? और कुछ यस बेटे? मैम। नो मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कौन? अतीब जी मैम। जी बेटे। मैम ट्रायल बैलेंस में तो क्लोजिंग अमाउंट नहीं आती चीजों की। बेटे जो लेकिन जो प्रोविजंस वगैरह दी होती है वो अनएडजस्टेड होती है ना, तो अनएडजस्टेड को हम बिगनिंग ही कंसीडर करते हैं। उसमें ये बाकी सारे इफेक्ट्स हमने ये जो बुलेट्स में पॉइंट दिए हुए ना, ये एडजस्ट नहीं हुए हुए, इनके एडजस्टमेंट से पहले की वो वैल्यूज हैं तो वो बिगनिंग ही कहलाएंगी। एडजस्टमेंट करने के बाद अगर इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तब ये क्लोजिंग होगी। आपको क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, आपको हमेशा वो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया जाता है जिसमें अनएडजस्टेड अमाउंट्स होती हैं। फर्दर एडजस्टमेंट का मतलब है कि इन एडजस्टमेंट से पहले की वो वैल्यूज हैं। जी मैम, ठीक है, और अली बेटे अब आपकी टर्न। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम मैंने आपसे यही कहना था कि ये वाला कल वाला टैक्स एक बार ना यानी कि डिस्कस कर दें, यानी कि शुरू से ही। अच्छा ठीक है, वो मैं सारा डिस्कस कर दूंगी। लेकिन आज जो है मुझे आपके डेप्रिसिएशन के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लेने दें, मैंने उनका इंट्रो देना है। तो फिर ये है कि कंप्लीट क्वेश्चन भी मैं इसका सोल्यूशन बनाकर आपको व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर दूंगी आफ्टर दिस लेक्चर, और आपके साथ क्लास में डिस्कस भी कर दूंगी। ऐसे मैम इस तरह कर लेते हैं कि किसी एक दिन अगर आप कोई एक दिन अगर आप निकाल सकें तो उस दिन हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे जिस दिन आप कहेंगे। अच्छा, इस वीकेंड पे कर लो ताकि मेरा डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा जो है वो बर्डन कम हो जाए। मैम एक क्वेश्चन था मैम उस दिन हाँ जी जो हाँ आपने जी करवाया। पूछे। मैम आपने उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के लिहाज से मैम दूसरा में निकलवाया था वो फर्नीचर वाली जो एग्जांपल मैम आपने खुद से लिखवाई थी जिसमें आपने डेप्रिसिएशन रेट 25% दिया था। तो मैम जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू होती है वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। हाँ जी तो मैम फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उससे मैम प्रीवियस ईयर वो उसमें आपने दो तरह से मैम बुक वैल्यू निकलवाई थी। प्लीज अगर आप एक दफा वो बता देंगे किस तरह। बेटे उसमें ये करते हैं आप, एक मेथड में मैंने ये किया था कि कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हर साल के एंड में आ रही थी वो माइनस कर रही थी, तो आपके पास जी मैम, क्लोजिंग बुक वैल्यू आती है। ठीक है मैम। सबसे उससे पहले जो मैंने मेथड करवाया था उसमें मैं कर क्या रही थी, प्रीवियस ईयर की जो बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करी थी। तो बिगनिंग बुक वैल्यू में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करके क्लोजिंग जो है वो बुक वैल्यू निकाल रही थी। आप वो मेथड नहीं करो, आप सिंपल अप्रोच कर लो कि हर साल कॉस्ट प्राइस को लिखो और जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल के एंड में आती है आपके पास वो कॉस्ट में से ईच ईयर माइनस करके क्लोजिंग बुक वैल्यू निकालते जाओ। यानी मैम सिर्फ फर्स्ट ईयर में वो होगा कि एक्यूमुलेटेड हाँ जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, बाकी सब में पिछले हाँ साल जी की ऐड करके हम करते जाएंगे। एग्जैक्टली ये मेथड ज्यादा इजी है, आप ये वाला कर लीजिए। और मैम लास्ट ईयर के अंदर पिछले सब सालों की आ जाएगी ना, मतलब बिल्कुल लास्ट ईयर के बिल्कुल पिछले सब भी ऐड होंगी और उस करंट ईयर की भी होंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मैम हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये कॉस्ट या अकाउंट डेप्रिसिएशन दोनों में से एक अमाउंट को फिक्स कर लें। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट तो होती फिक्स है ना, उसको फिक्स कर लो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब मैंने वही निकालोगे ना, उसको प्रीवियस ईयर माइनस की। ना हाँ करते जाएं, उससे फिक्स कर लें अकाउंट हाँ, ये डेप्रिसिएशन ज्यादा को। इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मैम। ओके हो क्या? चले, अच्छा अब देखो बेटे, अभी तक बिल्कुल सिंपल सी मैंने मैम बात की। जी जी अली। मैम आपसे मैंने वो करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर के ना कुछ एमसीक्यूज पूछने थे। बेटे आप मेरे से फोन पे पूछ लीजिएगा। मैंने आपको एक दफा यानी कि मैसेज किया था, आपने ना वो पढ़ लिया था, वो जवाब नहीं दिया। मुझे टाइम नहीं मिला होगा, दोबारा कर दीजिएगा, अब नहीं ऐसा होगा ठीक है। वो वीकेंड पे ठीक घर होगा, में बिजी होती हूँ, ठीक है, तो मैं कर दूंगी। ठीक होगा। करती मैं जरूर रिप्लाई हूँ, सब कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं भूल जाऊं, वो भी इसलिए कि टाइम नहीं मिल सका, ये इशू हो जाता है। तो वो लॉन्ग ओके होगा वीकेंड मैम। था, फैमिली टाइम ज्यादा जरा हो गया। जी बेटे, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 377 पे आइएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। अब तक हमने छोटी छोटी सी सिंपल सी एग्जाम्पल्स में बेटे ये एज्यूम किया था कि जितने भी एसेट्स हैं वो ईयर के स्टार्ट में हम परचेज करते हैं,
और थ्रू आउट द ईयर वो यूज होते हैं। फुल ईयर की, ईच ईयर हमने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है। एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर भी परचेज किए जा सकते हैं। जब एसेट्स हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं, सपोज हमने जनाब, हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है, हमने एसेट परचेज किया 1 अप्रैल, तो वो यूज कब तक किया? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स यूज हुआ। 1 मई को परचेज किया 8 मंथ्स यूज हुआ, 1 जुलाई को परचेज किया 6 मंथ्स यूज हुआ। तो अब डेप्रिसिएशन का क्या करें? तो डेप्रिसिएशन हम हमेशा उतने टाइम पीरियड के निकालते हैं जितने टाइम पीरियड एसेट हमने यूज किया होता है। एसेट अगर आपने 6 मंथ्स यूज किया तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालोगे, 4 मंथ्स यूज किया 4 मंथ्स की निकालेंगे। लॉजिक तो यही बनती है। लेकिन डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ये आपको क्वेश्चन में कंपनी की डेप्रिसिएशन की पॉलिसी के बारे में जरूर बताएगा। कुछ क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन की पॉलिसी वो आपको पर एनम बेसिस पे बताएगा। पर एनम बेसिस में हम करते क्या हैं, जिस साल एसेट परचेज किया फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हमने एसेट कब परचेज किया था और इन द ईयर ऑफ परचेज कितने मंथ्स यूज किया, हम उसकी डेट ऑफ परचेज को इग्नोर कर देते हैं। हमने 2010 के एंड में दिसंबर में जाके परचेज किया, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की पॉलिसी पर एनम है, एनुअल बेसिस पे है, तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और उसमें नॉर्मली वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी जब क्वेश्चन में आपको बताएगा, वो कहेगा, वो वर्ड्स क्या यूज करेगा, वो आपको बोलेगा कि जनाब चार्ज डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मतलब जिस साल आपने एसेट परचेज किया है, इररिस्पेक्टिव कि वो कितने डेज कितने मंथ्स आपने यूज किया है, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और जिस साल एसेट बेचा उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करो। जब एनुअल पॉलिसी होती है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहे कि मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, तो फिर हमने कब एसेट परचेज किया, जिस साल एसेट को खरीदा है, वो कितने मंथ यूज हुआ, मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। इसी चीज की वो प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपके बुक में मैंने पेज नंबर बताया 377 पे प्रैक्टिस करवाता है। क्या है, निकालिएगा आप सब स्टूडेंट पेज नंबर 377 पे डेप्रिसिएशन, सन्ड्री डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम नंबर 1। इसके ए पार्ट में क्या कहता है? कहता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी इज 1 जनवरी to 31 दिसंबर। A non-current asset was purchased on 1 May for 60,000। अब देखिए, आपने एसेट को 60,000 का परचेज किया कब? 1 मई को। मेरा बिजनेस का ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो बेटे 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक हमने कितने मंथ्स इसको यूज किया है? हमने जनाब 8 मंथ्स यूज किया है। 1 मई का मतलब है कि मई के स्टार्ट में परचेज किया, मई का मंथ इंक्लूड करोगे, 8 मंथ यूज किया। बेहतर तो ये है कि जिस साल खरीदा उस साल वो 8 मंथ यूज हुआ है, 8 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाली जाए। लेकिन कब निकालूंगी? अगर डेप्रिसिएशन की पॉलिसी उसने मंथली बेसिस पे कही हुई है। लेकिन अगर उसने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी आपको मंथली बेसिस पे नहीं, एनुअल बेसिस पे कह दिया, तो फिर मैंने कब खरीदा मैं इस चीज को इग्नोर कर दूंगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी। अब देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज 5 years एंड इट्स एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 0 एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन। Charge for the depreciation in the year of acquisition if a proportion of full year's depreciation is charged according to the period for which the asset has been held shall be as follow। मतलब क्या है, 60,000 का आपने परचेज किया, एसेट की लाइफ कितनी है? 5 years, और परचेज किया आपने जनाब 1 में। तो जिस साल हमने एसेट को खरीदा है 1 में, ईयर 1, तो ईयर 1 में 1 मई को खरीदा है, तो ईयर 1 मेरा क्लोज कब हुआ? 31 दिसंबर। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी अगर वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी एनुअल बेसिस पे बताए या मंथली बेसिस पे बताए, तो फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ।
जब हम लाइफ, क्योंकि ईयर्स में डिफाइन की हुई है, लाइफ जो ईयर्स की बेसिस पे डिफाइन की हुई है उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा फॉर द होल ईयर आएगा 12,000। ये आपके पास 12,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आया है पर एनम फॉर द होल ईयर। अगर क्वेश्चन में आपको कहे कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी एनुअल बेसिस पे है तो पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 12,000 होगा। लेकिन जब वो क्वेश्चन में अपनी पॉलिसी डिफाइन करे कि जनाब आपने मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर, तो जब प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर का कहे तो आपने क्या करना है, जितने मंथ एसेट यूज हुआ उतने मंथ की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब ये एसेट फर्स्ट ईयर में 8 मंथ्स यूज हुआ है तो मैंने 8 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और 8 मंथ्स की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8/12 करेंगे। 12,000 12 मंथ्स का एक्सपेंस है, इसलिए 12 से डिवाइड, जितने मंथ्स का फाइंड आउट करना है उनसे मल्टीप्लाई। तो ईयर 1 में मेरे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो होगा वो 8,000 होगा। ईयर 1 में ये होगा, ईयर 2 में और ईयर 3 ऑनवर्ड ईयर्स में तो वो पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो ऑनवर्ड ईयर में तो 12,000 का ही एक्सपेंस होगा, चाहे हम मंथली बेसिस पे चलें या फिर हम एनुअल बेसिस पे चलें, ऑनवर्ड ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनवर्ड ईयर में पूरे पूरे साल इस्तेमाल हुए तो 12,000 ही डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा। तो क्या सीखा है जनाब, वो क्वेश्चन में आपने जब पढ़ना है सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पढ़ना, आपने उसकी पॉलिसी को भी गौर से पढ़ लेना है कि वो आपको मंथली बेसिस पे चलने को कह रहा है या ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे जब चलते हैं तो डेट ऑफ परचेज इग्नोर कर दी जाती है, जिसका मैंने पहले वाले ब्लॉक में किया है कि जनाब वो 8 मंथ्स यूज हुआ है, फर्स्ट में को खरीदा है, लेकिन एनुअल पॉलिसी है तो मैंने पूरे साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालना है। और जब वो मंथली बेसिस पे बोले तो मैंने देखना है कि फर्स्ट ईयर में वो कितने मंथ यूज हुआ है। फर्स्ट ईयर में वो 8 मंथ्स यूज हुआ है तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, ऑनवर्ड ईयर में वो पूरा पूरा इस्तेमाल हुआ है एसेट तो पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। इसी तरह उसने बी में भी यही बात आपको समझाई भी है। देखो वो क्या कहता है, कहता है ऑफिस प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट 5 मिलियन है, इसमें लैंड 2 मिलियन की है और बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 3 मिलियन है। अब बेटे लैंड एंड बिल्डिंग में या आपके जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, सिर्फ लैंड प्लॉट एक ऐसा नॉन करंट एसेट है जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है और ये कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, कभी डिमोलिश नहीं होता। जब से ये दुनिया मार्ज वजूद में आई है, ये जमीन का जितना रकबा है, जितना एरिया है, वो चेंज नहीं हुआ। वो आज यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ सालों के बाद यहाँ कोई और बिल्डिंग बनी हुई होगी। तो बिल्डिंग की लाइफ है, डेफिनेट लाइफ है, चलें 50 साल होगी, कुछ बिल्डिंग 100 ईयर्स तक चलेंगी, आखिरकार वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, उन्हें डिमोलिश कर दिया जाता है। तो जितने नॉन करंट एसेट्स हैं अदर देन लैंड, उनकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, इसलिए उनको डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसने प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट आपको बताई है 5 मिलियन, उसमें से 2 मिलियन की लैंड है जिसको हमने डेप्रिशिएट नहीं करना, बिल्डिंग 3 मिलियन की है वो डेप्रिशिएट होगी और बिल्डिंग की लाइफ उसने बताई हुई है 50 ईयर्स। तो हमने सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है जनाब, 3 मिलियन को 50 से डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता क्या है कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमने बिल्डिंग कब खरीदी, क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज कहीं पे मेंशन नहीं है। जब डेट ऑफ परचेज क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो अंडरस्टूड बात होगी ये एनुअल बेसिस पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर मंथली बेसिस पे चलना होता तो वो हमें जरूर बताता कि ये हमने बिल्डिंग परचेज कब की थी, फर्स्ट ईयर में कितने मंथ यूज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसलिए उसने सिंपल क्या किया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, वो 0 है, 3 मिलियन को 50 से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लिया। फिर जनाब सी में उसने एक मशीन का जिक्र किया, वही जर्नल सी डिस्कशन है प्रॉब्लम नंबर 1। लेथ वॉज परचेज, लेथ एक खास किस्म की मशीन होती है जनाब, वो लेथ वॉज परचेज। अब आपने कब परचेज की है, 1 जनवरी 2009 को फॉर 1,50,000, ईयर के स्टार्ट में परचेज कर ली। तो ईयर के स्टार्ट में परचेज की फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे मंथली बेसिस पे चलो चाहे एनुअल बेसिस पे चलो, वो पूरा 12 महीने इस्तेमाल हुई है, 12 मंथ्स आपने यूज किया, इसकी 12 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन होगी। तो 1,50,000 उसकी कॉस्ट थी और वो कहता है कि इस प्लांट की जो टोटल यूजफुल लाइफ है वो 12 ईयर्स है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज करना है। तो जनाब अब उसकी डेप्रिसिएशन हम किस तरह निकालेंगे, और तो वो हमारे पास सिंपल हो जाएगी 1,50,000
डिवाइडेड बाय 12। तो जनाब हमारे पास डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस आ जाएगा वो 12,500 आ जाएगा। अब वो कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन द एसेट्स नेट बुक वैल्यू 75,000 द डायरेक्टर डिसाइड द एसेट्स टोटल यूजफुल। अच्छा ये सी पार्ट अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँ, इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिए। ये क्या पार्ट है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। जब हम नॉन करंट एसेट कोई भी परचेज करें, चाहे वो बिल्डिंग है, वो आपकी मशीन है, आपका प्लांट है, फर्नीचर फिक्सचर है, इक्विपमेंट है, कोई भी नॉन करंट एसेट है, जब हम उसे बेटे परचेज करते हैं तो जब भी उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट भी, वो तो एक्चुअल कॉस्ट की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो नॉन करंट एसेट कितने साल इस्तेमाल होगा उसकी यूजफुल लाइफ भी एक्सपेक्ट फोरकास्ट कर ली जाती है। यूजफुल लाइफ के एंड में वो कितने में बिकेगा उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू को भी फोरकास्ट कर लिया जाता है। अब ये फोरकास्टेड चीजें होती, लाजमी नहीं है कि अगर आपने एस्टिमेट लगाया है कि जनाब कोई भी स्पेसिफिक एसेट है हमने खरीदा है वो 10 साल इस्तेमाल होगा, 10 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जनाब 5 सालों के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि जनाब अभी हमारा ये एसेट बड़ी अच्छी कंडीशन में है, ओरिजिनल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली तो इसकी टोटल लाइफ जो हमने एक्सपेक्ट की हुई थी वो 10 इयर्स थी, 5 इयर्स वो यूज हो चुका, रिमेनिंग लाइफ उसकी 5 इयर्स होनी चाहिए, मजीद 5 साल इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है और हमने इतना अच्छे से उसको यूज किया हुआ है कि वो मजीद जो है वो 5 साल की बजाय 7 साल या 8 साल और इस्तेमाल हो सकता है। उसकी जो लाइफ आपने एक्सपेक्ट की हुई थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है। इसी तरह डेप्रिसिएशन का मेथड भी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू हमने एक्सपेक्ट की हुई थी वो भी चेंज हो सकती है। डेप्रिसिएशन को जो स्टैंडर्ड डील करता है वो है स्टैंडर्ड नंबर 16। स्टैंडर्ड नंबर 16 में उसने कहा है कि जब भी हर साल का एंड आता है और आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की तरफ जाते हो, डेप्रिसिएशन की तरह जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, आपके करेक्शन ऑफ एरर्स और बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं एक्रूअल और प्रीपेमेंट्स की, हमेशा ईयर एंड पे की जाती हैं जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो जब फाइनल अकाउंट बनाने का टाइम आए, ईयर एंड हो जाए, उस टाइम में जनाब आईएएस हमें अलाउ करता है 16 नंबर कि आपने जो वैल्यूज फोरकास्ट की हुई थी उनको री एस्टिमेट कर लीजिए, और अगर उन एस्टिमेटेड वैल्यूज में कोई भी चेंज आ रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो सकती है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप चेंज कर सकते हो, तो इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट तब चेंज हो जाए तो फिर ऑनवर्ड ईयर की हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑनवर्ड ईयर की जब चेंज, कोई एक चीज भी चेंज हो जाए तो ऑनवर्ड ईयर की हम डेप्रिसिएशन बेटे यूं कैलकुलेट किया करते हैं न्यू वैल्यूज की बेस पे। जैसे यहाँ पे वो क्या कहता है, देखिए न्यू वैल्यूज की बेस पे मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। जब हमने 2009 में ये मशीन परचेज की है, टू 2009 में आपने ये मशीन परचेज की है फॉर 1,50,000। ये कौन ऐसे पेज पलट रहा है भाई। उसके बाद आपने तब लाइफ एक्सपेक्ट की थी 12 इयर्स। एक्सपेक्टेड लाइफ थी 12 इयर्स। तो जनाब अब हमें कितने सालों के बाद वो कहता है कि जनाब इन 2015 से पहले पहले देखिए उसकी कितनी वो हो चुकी है, लाइफ पास हो चुकी है। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, आफ्टर 6 इयर्स। फिर से देखिए 2009 के स्टार्ट में आपने ये एसेट परचेज किया था, आफ्टर 6 इयर्स। 6 इयर्स कैसे हुए, चेंज कब आ रहा है 2015। जिस ईयर में चेंज आ रहा होता है न्यू वैल्यूज की बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। 2015 के एंड में आपने चेंज किया, 2015 के दरमियान में कोई चेंज आया, या 2015 के स्टार्ट में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज में चेंज आ रहा है। जिस ईयर चेंज आ रहा है
उस ईयर की डेप्रिसिएशन न्यू वैल्यूज की बेस पे लेकर फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे, आप ये देखिए 2009 में मैंने इसको परचेज किया था, 2015 तक कितने ईयर वो यूज टू, बिफोर 2015 वो कितने ईयर्स यूज हो चुकी है, तो 2009 को इंक्लूड करोगे, 2009, 10, 11, 12, 13 एंड 14। आफ्टर 6 years वो कहता है कि जनाब अब आप कह रहे हो कि 6 साल के बाद अगर टोटल उस वक्त लाइफ आपने एक्सपेक्ट की हुई थी 12 साल, तो अब रिमेनिंग उसकी ये जो लाइफ रहेगी वो 6 years रह गई थी, लेकिन द डायरेक्टर डिसाइड द एसेट्स टोटल यूजफुल लाइफ इज ओनली 10 years। टोटल को अंडरलाइन कर लीजिए, टोटल यूजफुल लाइफ इज ओनली 10 years। इसका मतलब है कि वो आपकी पहले वाली एक्सपेक्टेड लाइफ से 2 साल कम इस्तेमाल होगा। वो मशीन जल्दी डेप्रिशिएट हो गई, जल्दी खराब हो गई, जल्दी डिटेरियोरेट हो रही है, तो आपने कहा ये मशीन हमें टोटल 12 साल नहीं 10 साल बेनिफिट देगी। अब मैंने ऑनवर्ड ईयर की जनाब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना है, आपने ये करना है, वो कहता है जिस साल चेंज आ रहा है उस टाइम की बुक वैल्यू निकाल लो। अब उन्होंने बुक वैल्यू हमें निकाल के दी हुई है 75,000, देखते हैं कि जनाब 75,000 ही बनता है कि नहीं। बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है जनाब, हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट हमारे पास थी इस एसेट की 1,50,000। डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, हमने 1,50,000 को लाइफ से डिवाइड करना है और प्रीवियस जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 12 साल थी, स्क्रैप वैल्यू 0 थी, तो हमारी डेप्रिसिएशन 1 साल की बनती है 12,500। 6 सालों की कितनी हो गई 75,000। 6 ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000। तो जनाब 2015 से पहले तक वो 75,000 डेप्रिशिएट हो चुका था, 1.5 लाख की कॉस्ट थी, तो बुक वैल्यू जिस साल चेंज आ रहा है उस साल की बुक वैल्यू आपके पास 75,000। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, जब कोई भी चेंज वैल्यू, कोई भी फोरकास्टेड चीज चेंज हो, चाहे लाइफ में चेंज आए, रेसिडुअल वैल्यू में चेंज आए या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो, जिस साल चेंज आ रहा है उस ईयर के स्टार्ट की बुक वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जिस तरह ये आपके सामने की उन्होंने दी भी हुई है, लेकिन हमने खुद कैलकुलेट भी कर ली। उसके बाद जी जी मैम बुक वैल्यू निकालते हुए हमने 2015 को नहीं इंक्लूड किया ना, इससे नहीं, पहले क्योंकि जो जिस ईयर में चेंज आ रहा होता है उस ईयर की डेप्रिसिएशन न्यू वैल्यूज की बेस पे कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू। ठीक है, तो आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, बुक वैल्यू निकाल लेनी है। और स्टेप नंबर 2 में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला नो डाउट कॉस्ट ही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। लेकिन अब आपने क्या काम करना है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी कोई चीज भी चेंज हो, चाहे स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जिसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, या लाइफ चेंज हो या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो, आपने कॉस्ट को रिप्लेस कर देना है बुक वैल्यू के साथ और फिर माइनस करनी है इसमें से स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब जनाब रिमेनिंग लाइफ है कितनी, 2015 की मैं डेप्रिसिएशन किस तरह निकालूंगी, 75,000 की बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू उसने 0 ली हुई है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 10 साल वो कहता है 12 साल की बजाय कहता है कि अब हमें अंदाजा हो रहा है ये 12 साल बेनिफिट नहीं देगी, ये 10 इयर्स टोटल हमें बेनिफिट देगी। तो 10 इयर्स में से 6 इयर्स तो ऑलरेडी पास हो चुके, तो बाकी कितने साल रह गए, रिमेनिंग लाइफ कितनी रही 4 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ पे उसको डिवाइड कर दो, 75,000 डिवाइडेड बाय जब आप 4 करोगे तो अब ऑनवर्ड ईयर्स की जो आपके पास डेप्रिसिएशन आएगी वो 18,750 रुपीस पर एनम आएगी। ईयर्स के कम होने से, 2 सालों के कम होने की वजह से ऑनवर्ड ईयर्स का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। और अगर फर्दर लाइफ कम होने की बजाय बढ़ जाए तो ऑनवर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा। जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम आता है। कब सेम आएगा, जब भी कोई चेंज क्वेश्चन में गिवन ना हो। यहां तक कोई इशू? हाँ जी मैम ये प्लीज एक दफा दोबारा बता दें, जो फार्मूले को हमने जरा अमेंड मतलब चेंज किया है इसको। हाँ, उसमें पता है आपने क्या करना, अगर कोई चीज भी वो चेंज आपको क्वेश्चन में बता रहा हो,
ठहरो मैं इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें और यहाँ आपके सामने लेकर आती हूँ। चलें वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर वो कभी भी स्क्रैप वैल्यू का चेंज बताए या लाइफ में से कुछ चेंज हो रहा हो तो आपने फॉर्मूला को यूं चेंज कर देना है। कॉस्ट को रिप्लेस कर देना है विद बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कौन सी लेनी है, कब की लेनी है, जिस ईयर आपके पास चेंज आ रहा है, चाहे लाइफ चेंज हो रही है जिस ईयर या स्क्रैप वैल्यू की एस्टिमेशन चेंज हो रही है, उस साल के शुरू में देखो बुक वैल्यू कितनी है। और वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगी कि जनाब प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी देखो वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी एक्यूमुलेटेड टोटल पिछले सालों की डेप्रिसिएशन निकालो, कॉस्ट में से माइनस करो, उस टाइम की बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू को माइनस करो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए इस पॉइंट उसने एक्चुअल में एक छोटा सा हिंट याद दे दिया, उसकी बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट पेज पे जाके दी हुई है। ये निकालिएगा 387 पे आओ, पेज नंबर 387 पे आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 387 पे आओगे। इस एग्जांपल में उसने बाकी सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई किया मैं। हाँ जी बेटा, इस एग्जांपल को मैं स्टार्ट करूं। इस एग्जांपल का टाइटल है चिन्योट इंजीनियरिंग। इसमें भी वो यही कुछ बता रहा है, कहता है चिन्योट इंजीनियरिंग ऑन्स अ मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट 60,000 on 1st January 2014. Machine was being depreciated over its useful life of 10 years on the basis of straight line method and has no residual value. While on 31st December 2017, Chignot Engineering revised the total useful life of the machine to 8 years. अब 2017 में चेंजेस आ रही हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, 2017 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालिए। अब मैंने देखो कैसे सॉल्व करना है, यही इसी चीज की एप्लीकेशन। एसेट को वो बता रहा है चिन्योट इंजीनियरिंग में कि आपने परचेज कब किया, 1 जनवरी 2014। उस वक्त आपने इसको परचेज किया है कितने में, 60,000 में। एट दैट टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कितने इयर्स यूज होगा, 10 इयर्स। बट और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0 एज्यूम की भी है, लेकिन आपको 2017 में जाकर अंदाजा हो रहा है कि उसकी जो टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ है, हम तो सोच रहे थे कि 10 साल इस्तेमाल होगी, लेकिन ये अब 10 साल इस्तेमाल नहीं होगी, इसकी टोटल लाइफ 10 इयर्स होगी। ठीक है, अब हमने प्रीवियस ईयर की भी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, ऑनवर्ड ईयर्स में आफ्टर दिस चेंज भी कैलकुलेट करना है। मैं कैसे करूंगी, देखिए 2014 से लेकर 2016 तक, 17 में तो चेंज आ रहा है, जिस ईयर में चेंज आता है उस ईयर की जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं न्यू वैल्यूज की बेस पे, तो 14, 15 एंड 16 प्रीवियस जो 3 इयर्स हैं उनमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किस तरह कैलकुलेट होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट 60,000 माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 लाइफ। तो इसका मतलब है कि जनाब 6,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा पर एनम ईच ईयर। एक साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अगर 6,000 है तो 3 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी होगी, 18,000। यस 18,000। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2017 के स्टार्ट में जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी हो चुकी होगी, 60,000 माइनस 18। बिल्कुल 60,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000। अब ये 18,000 मैंने कैसे निकाला है, एक साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 6,000, 2014 से लेकर 2016 तक 2014, 15 एंड 16 इन 3 इयर्स में जो मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पर एनम है वो 6,000 है, तो 3 इयर्स का 18 हो गया। तो जब चेंज आ रहा है उस टाइम में बेटा जो मेरी बुक वैल्यू है वो कितनी बनती है, 60,000 माइनस 18,000, हाउ मच, 42,000। अब मैंने 2017 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017 ऑनवर्ड।
42,000 बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? अब हम कह रहे हैं कि न्यू जो हमारी एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग दिस एसेट के ये मैक्सिमम 8 इयर्स यूज होगा। तो 2017 से पहले कितने साल यूज हो चुका, जितने सालों का आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाल चुके, 3 इयर्स यूज हो चुका। तो रिमेनिंग इसकी लाइफ कितने इयर्स है? 5 इयर्स। 8 में से न्यू लाइफ में से जो लाइफ उसकी पास हो चुकी, जितने ईयर आप यूज कर चुके हो, 3 इयर्स यूज कर चुके हो, 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज हो चुका, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 है। सो एक्सपेंस कितना बनेगा 2017 और उससे ऑनवर्ड ईयर्स में? 42,000 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास पर एनम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा 8400 पर एनम। हाँ जी, अब नोटिफिकेशन दीजिए और बताइए कितने स्टूडेंट ने मेरा पॉइंट फॉलो किया। सिर्फ सहरिश को समझ, अच्छा बाकी स्टूडेंट को भी क्लियर हो गया? कुरतुलैन भी है आज क्लास में, चलें जनाब, ठीक हो गया, गुड। चलें फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, इस एग्जांपल को कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक और उसने एग्जांपल दी, उसमें भी कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहा होगा। कहता है अ मशीन वाज परचेज्ड 3 years ago on 1st January year 2। फर्स्ट जनवरी ईयर 2 में आपने एक एसेट परचेज किया है, जिस कितने में परचेज किया है जनाब? ये परचेज किया था हमने, इसकी कॉस्ट थी 1,50,000। स्क्रैप वैल्यू जो एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू थी तब वो क्वेश्चन में कितनी बता रहा है? 30,000। और एक्सपेक्टेड लाइफ क्वेश्चन में कितनी बता रहा है? जब हमने इसको परचेज किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 10 इयर्स यूज होगा। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली चले, मेरा ख्याल है मेथड वही है, स्ट्रेट लाइन ही होगा जी जनाब। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बनता है? कॉस्ट 1,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 डिवाइडेड बाय बेटे 10 किया तो ये हमारे पास आता है 12,000 पर एनम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब चेंज क्या आ रहा है? कब चेंज आ रहा है? Due to technological changes, the estimated life of the asset was reassessed during year 5। ईयर 5 में जाके आपने उसकी लाइफ को जब दोबारा से फोरकास्ट किया तो मालूम हुआ टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी 7 years। टोटल उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 years थी, वो कहता है 10 years नहीं 7 years हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये कब? ड्यूरिंग ईयर 5। ड्यूरिंग ईयर नंबर 5 टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ 7 years। इसका मतलब मैंने ईयर 5 में जो डेप्रिसिएशन का अब एक्सपेंस निकालना है 7 years के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है। लेकिन कितने ईयर्स गुजर चुके हैं? ईयर 2 पहला साल था, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और फिर उसके बाद ईयर 5। इसका मतलब है कि जनाब 4th ईयर में जाकर लाइफ चेंज हो रही है। प्रीवियस 3 years तक हम जो उसकी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 years ही थी। तो 3 जी मैम ये जो ईयर 2 है ये बिजनेस का ईयर 2 होगा, लेकिन ये जो मशीन परचेज हुई है इसका तो ईयर 1। इसका तो ईयर 1 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा अतीब, गुड। तो हमने ईयर 2 में एसेट को परचेज किया, ये एसेट का ईयर 1 था। तो ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 जब हमने इन 3 सालों में एसेट को यूज कर लिया तो फिर नेक्स्ट जो ईयर 5 था उसमें जाके ये हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ चेंज हो गई। तो पीछे 3 सालों में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पर ईयर 12,000 था, तो 3 years का कितना हो गया? 36,000 हुआ। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आई? कॉस्ट 1,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000
पर एनम है तो 3 इयर्स की होगी मेरे पास 36,000। तो जनाब 1,50,000 माइनस 36,000 ये मेरे पास आता है 114,000। अब जो मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालना है, कॉस्ट को इस बुक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि वो वही 30,000। स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो रही है। उसने कहा कि हैव no residual value and the machine is ओके now जी, considered. एंड द मशीन इज नाउ कंसिडर्ड टू हैव नो रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज आ रहा है तो ठीक है, उसको भी चेंज कर लेते हैं, वो 0 कर लिया। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 इयर्स में से 3 इयर्स तो पास हो चुके, रिमेनिंग लाइफ हमारे पास कितनी है? 4 इयर्स। न्यू लाइफ में से वो इयर्स माइनस कर दीजिए जो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुके। सो 114,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो पर एनम मेरे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनेगा अब 28,500 पर एनम। अब जनाब इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी यही है, वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चेंज आ रहा है। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज वैल्यू चेंज होती है तो जिस ईयर में चेंज आ रहा होता है, जब आपने उस ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालना होगा तो आपने क्या करना है, आपने जनाब उस टाइम में उसकी बुक वैल्यू निकाल लेनी है। बुक वैल्यू निकाल लेने के बाद जो न्यू वैल्यूज हैं उनको लेकर चलना है और नेक्स्ट ईयर की और दैट स्पेसिफिक ईयर की आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेना। जनाब ये तो नए पॉइंट्स है। अब कुछ हमने जो अकाउंट्स पढ़े हुए थे उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए जनाब आप अपनी बुक्स में, अभी नया पॉइंट कोई नहीं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके उसी की मैं प्रैक्टिस पे जो है वो फोकस करूंगी। आपकी बुक पे पेज नंबर 379 पे एग्जाम्पल है डायना के नाम से। आपकी बुक्स में पेज नंबर 379 पे डायना के नाम से एग्जाम्पल है, उस पे आइएगा। डायना के नाम से आपकी बुक्स में पेज नंबर 379 में ये पढ़ूंगी। कहते हैं डायना लीज आउट जर्मन स्पोर्ट्स कार। शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 and has decided to depreciate the cars on a straight line basis at 25% per annum on cost at the year end. During the year 2010 to 2013, the following purchases took place. आपने इन ईयर्स में 4 सालों में कितनी कार्स परचेज की उनकी डिटेल बताने के बाद वो आपसे फर्दर क्या बताता है, डायना प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। और वही आपने बनाना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हीकल अकाउंट, नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है फॉर दिस स्पेसिफिक ईयर। तो चलिए हम पहले नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं 2010, 11, 12 और 13 के लिए। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी बेटे, एसेट का अकाउंट हमने बनाना कैसे सीखा हुआ है। एसेट का नॉर्मल बिहेवियर क्या हुआ करता है, डेबिट। तो जिसके नॉर्मल बिहेवियर डेबिट हो एसेट्स के, हमेशा जिस भी एसेट का अकाउंट बनाओ, चाहे नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है, बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। एसेट जब हम परचेज करते हैं उनका बैलेंस बढ़ता है, तो जो एसेट्स परचेज किए जाते हैं वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब एसेट बेचते हैं एसेट का बैलेंस कम होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब देखें 2010 में वो कहता है आपने एक्वायर किए हैं, परचेज किए, हासिल किए हैं 20 पोर्शे 924 टर्बोस एट कॉस्ट ऑफ 18.6 मिलियन ईच। आपने 20 टर्बो कार्स परचेज किए पोर्शे और एक की कॉस्ट जो है 18.6 मिलियन है।
तो ये परचेजेस हैं, मिलियन को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं जनाब, तो ईच है 20 परचेज किए, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई? मैं 18.6 को मल्टीप्लाई करूंगी 20 के साथ, तो टोटल 372 मिलियन के एसेट्स हमने 2010 में परचेज किए। जब बेटा एसेट परचेज करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, आपने व्हीकल्स परचेज किए, व्हीकल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार खरीदा है तो पेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है उधार खरीदा हुआ, हम कैश बेसिस पे सपोज कर लेते हैं कि व्हीकल को हमने कैश बेसिस पे परचेज किया, तो मैं इसकी डेबिट साइड पे यहाँ पे जो मैंने कॉमन लिया हुआ है मैं वो मेंशन कर दूं, डेबिट साइड पे भी मिलियन कॉमन लिया है और क्रेडिट साइड पे भी मिलियन को कॉमन लिया हुआ है। तो जनाब डेबिट साइड पे इसके मैं लिखूंगी कैश, टोटल कितना 372 मिलियन। अब इस साल में फर्दर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना फर्दर कुछ और खरीदा 2010 में और ना ही बेचा है, तो जनाब एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और ये क्या होगा, अकाउंट को क्लोज करते हैं, टोटल 372 और टोटल इस साइड पे भी 372। अब ये 372 मैं शॉर्टर साइड पे डिफरेंस लिख दूंगी, 372 मिलियन का, ये मेरे पास एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जनाब 2010 के एंड पे मेरे पास जो व्हीकल थे उनकी टोटल कॉस्ट थी 372 मिलियन। अब नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाने के लिए मैंने क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस को मैंने कैरिड फॉरवर्ड कर लेना है। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस 372 मिलियन क्रेडिट साइड पे था, ऑनवर्ड ईयर में जब इसे ब्रॉड डाउन किया जाएगा ऑपोजिट साइड पे हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे। लीजिए मैंने ऑपोजिट साइड पे लिख दिया 372 मिलियन। ब्रॉड डाउन करने से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2011 के स्टार्ट में ऑलरेडी मेरे पास 372 मिलियन के व्हीकल्स थे। फिर 2011 में आपने 6 फर्दर कार्ड्स परचेज किए और उनकी टोटल कॉस्ट है 108.6 मिलियन। ये टोटल है, ईच नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एसेट परचेज किए हैं, दोबारा से एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या करना है, डेबिट साइड पे लिखना है 108.6 मिलियन। कैश बेसिस पे खरीदा है, कैश को डेबिट कर दिया। फिर 2011 में फर्दर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब जनाब जब अकाउंट क्लोज होगा तो मालूम होगा कि 2011 के स्टार्ट में मेरे पास 372 मिलियन के व्हीकल्स थे। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 108.6 मिलियन के खरीदे। अब मेरे पास एसेट्स जो टोटल वैल्यू के हो गए वो 480.6 मिलियन के हो गए, जो कि मेरे पास 2011 का क्लोजिंग बैलेंस भी है 480.6 मिलियन। अब उसके बाद नेक्स्ट में 2012 का मैं स्टार्ट लूंगी। नेक्स्ट ईयर भी मैंने यही करना है, पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेना है ऑपोजिट साइड पे। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 480.6 था, जो कि नेक्स्ट ईयर का बना बिगनिंग बैलेंस। अब देखते हैं क्या हमने 2012 में कोई एसेट परचेज किया। जी हाँ, हमने फर्दर 2 कार्स परचेज किए हैं 19.8 मिलियन ईच। तो 19.8 मिलियन के साथ ईच लिखा हुआ है, इसलिए मैं नंबर ऑफ कार्स 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मालूम हुआ कि जनाब 39.6 मिलियन के फर्दर एसेट्स परचेज हुए ड्यूरिंग दिस ईयर। तो वो भी मैंने डेबिट साइड पे लिख दिए कैश के टाइटल के साथ। ये मेरे पास 520.2 का क्लोजिंग बैलेंस। अब 2013 की तरफ चलेंगे। इन 4 इयर्स के उसने अकाउंट बनाने के लिए कहे हुए। अब इसी तरह बेटे 2013 में भी हमने कुछ फर्दर एसेट्स परचेज किए 15 कार्ड्स 21 मिलियन ईच। ये भी ईच है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल मेरे पास बनता है 315 मिलियन। और टोटल मेरे पास हो गया बेटे 835.2 मिलियन। तो
तो जनाब इस तरीके से हमने 4 इयर्स का एसेट का अकाउंट बना लिया। तो एसेट का जब भी अकाउंट बनाए, चाहे नॉन करंट या करंट एसेट्स, बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, नॉन करंट एसेट जितने भी अगर परचेज किए हैं तो वो डेबिट साइड पे, अगर सेल किए हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्रेडिट साइड पे लिखकर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लिया जाता है, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है ऑपोजिट साइड पे। तो एक रिक्वायरमेंट हमने उसकी कंप्लीट कर ली। अब दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ क्या है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ये 2 अकाउंट्स भी बनाने। हम पहले डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसने क्वेश्चन में कहा क्या है, मैं वो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा। इसके स्टार्टिंग में जहां उसने लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएट, द सेकेंड लाइन है, डेप्रिशिएट द कार्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 25% पर एनम ऑन कॉस्ट एट द ईयर एंड। हर साल के एंड में जो कॉस्ट का बैलेंस आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए उसका 25% डेप्रिशिएट कीजिए। तो हर साल के एंड में आपके पास एसेट का कितना बैलेंस है उसका 25% लेते चले जाइए। 2010 के एंड में मेरे पास एसेट टोटल कितनी कॉस्ट के पड़े में, 372 मिलियन के पड़े में, उसका 25% ले लीजिए। पहले साल का एक्सपेंस आ जाएगा, लीजिए आप लोग भी 372 का 25% लोगे, वो आपके पास आता है 93 मिलियन। पहले साल का एक्सपेंस आ गया डेप्रिसिएशन का। दूसरे साल का कैसे कैलकुलेट करोगे, दूसरे साल के एंड में देखो आपके पास कितनी कॉस्ट के एसेट पड़े में, 480.6 मिलियन के पड़े में, उसका 25%, वो आपके पास लीजिए। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 120.15। थर्ड ईयर का भी इसी तरह निकालेंगे। थर्ड ईयर के एंड में देखो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है जो एसेट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, 520.2 मिलियन का पड़ा हुआ है, इसका 25%, वो मेरे पास 130.05 मिलियन। तो हर साल के एंड में आपके पास टोटल जितनी कॉस्ट के एसेट्स पड़े हुए हैं, वो एसेट का अकाउंट बना के हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल चुके, उसका 25% लेते चले जाओगे, आपके पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आता चला जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का जब एक्सपेंस आ जाता है तो उसको हम जर्नलाइज कैसे करते हैं, उसको जर्नलाइज करना आपने यूं सीखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। अब ये देखो मैं ऐसे ही करूंगी, पहले ईच ईयर मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, हर साल के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मैंने उसका 25% लेते चले जाना है। ये देखो इस क्लोजिंग बैलेंस का, इसका, फिर 520.2 का और फिर 835.2 का, इतने इतने परसेंट आपने, सॉरी मैं 0.2 क्यों लिखती जा रही हूँ, 25%। $372 का 25% बेटे 93 मिलियन, क्योंकि मिलियन मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी मिलियन में ही आएगा। 480.6 का 25%, ये है जनाब मेरे दूसरे साल मेरे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है 120.15। 520.2 का 25, 130.05, फिर 835.2 का 25, 208.8। ये लीजिए डेप्रिसिएशन का जब मैंने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, अब मैंने इसको जर्नलाइज कैसे करना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने क्या पढ़ी हुई है कि जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को हम ईच ईयर डेबिट करते चले जाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हम क्रेडिट करते चले जाएंगे। तो वर्किंग हो गई। अब देखो अकाउंट बनाना हमारे लिए कितना इजी हो गया। मैं आपके सामने अकाउंट ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ मेरे पास वैल्यूज हैं, ये देखो ये वैल्यूज मेरे सामने, यहां से मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अकाउंट बना लेना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, चलें इधर साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डेबिट साइड पे 93,
एज पर दैट एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दैट जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट साइड पे आता चला जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते जाएंगे और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लिखते चले जाएंगे। अब जो एक्सपेंस का अकाउंट है बेटे, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जितने भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं हम उसको साथ साथ इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करते चले जाते हैं। जबकि आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये परमानेंट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट आइटम है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहां आपने क्या काम करना है, 93 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस बना देना है। यू कैरी डाउन 93, जो के साथ ही आपने ब्रॉड डाउन कर लेना है 2011 का ओपनिंग बैलेंस बना देना है ऑपोजिट साइड पे 93। इस तरह ईच ईयर ये अकाउंट प्रिपेयर होते जाएंगे। 2010 में जिस तरह किया इसी तरह आपने 2011 में करना है। 2011 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है हमारे पास 120.15। ये एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 120.15। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखते चले जाएंगे एक्यूमुलेटेड और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में लिखते जाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्सपेंस का अकाउंट ईच ईयर इनकम स्टेटमेंट में क्लोज, और एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बैलेंस। अब वो कितना हो जाएगा, 93 में ऐड कर देते हैं प्लस कितना बेटे, 213 नहीं जी मैम 213.15। ठीक है, 213.15 ये लीजिए बेटे, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जो कि आपने ऑपोजिट साइड पे साथ ही ब्रॉड डाउन कर लेना है। 2011 तक बना लिया, इसी तरह बेटे आपने 2012 और 13 के लिए कर लेना है। 2012 में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमारे पास 130.05, यहां लिख दिया एक्यूमुलेटेड और साथ ही इसे इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया 130.05। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा 130.105 टोटल किया और इसे यहाँ का कैरी डाउन बना लिया। अब बताओ नेक्स्ट ईयर का आप सॉल्व कर लोगे? $343.2 ये ऑनवर्ड ईयर का इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, यहां तक कोई इशू? टाइम का भी अंदाजा नहीं रहा। चलें जनाब, इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। जितने पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस किए ये भी बेटे दोबारा से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।